पास्ट लाइफ का प्रूफ क्या है? पास्ट लाइफ का सबसे बड़ा प्रूफ है गरुड़ पुराण। ये आत्मा अजर है, अमर है, सिर्फ बॉडी चेंज करती है और कर्मों के आधार पर जन्म लेती है। कोई ऐसा केस है कि आपने किसी क्लाइंट की पास्ट लाइफ देखी हो एंड वो महाभारत के टाइम पर चला गया हो या रामायण के टाइम पर एंड उन्होंने भगवान के दर्शन करे हो? मैंने खुद ने अपने रिकॉर्ड्स में ईश्वर के दर्शन करे, एनर्जी के दर्शन किए और मेरे कई क्लाइंट्स ने ऐसे दर्शन किए हैं। अलग अलग रूपों में भगवान ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। जो डेथ मिस्ट्री है सुशांत सिंह राजपूत की, इसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है कि उनके साथ क्या हुआ। अचानक 2020 में न्यूज आती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उस दिन जब हमने उनकी एनर्जी पे टैप इन किया तो हमने ये फील किया कि उनकी सोल एनर्जी के साथ में गिल्ट इमोशन नहीं जुड़ा। मैं स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि ये सुसाइड। ऐसे ही अभी रिसेंट शेफाली जरीवाला की भी डेथ हुई है। ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि अचानक से कैसे। और एक और मिस्ट्री है श्रीदेवी जी जी जी। उनकी लाइफ देखें, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज दिखेंगी आपको। जैसे दोनों की डेथ का रीजन कहीं ना कहीं हार्ट चक्र बना। जैसे जैसे उन्हें उनका पर्पस यहाँ से खत्म होता चला गया, उन्होंने एग्जैक्ट प्लान करे और वो चले। आज हमारे पॉडकास्ट में आई हैं रितिका बजाज मैम, जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और एनर्जी हीलर हैं। आज के पॉडकास्ट में मैम ने पास्ट लाइफ के सारे राज खोल दिए हैं और इवन डिटेल में बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की सोल ने कनेक्ट करने की कोशिश करी थी। क्योंकि मैम को 9 साल का एक्सपीरियंस है आकाशिक रीडिंग में, तो उन्होंने डिटेल में बताया है कि इंडिया का क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्या वॉर होगी या नहीं होगी, इवन 2025 में और क्या मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। इन सब के बारे में आपको आज इस पॉडकास्ट में पता लगेगा। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखना एंड आई एम श्योर कि आज आपको मैम की नॉलेज से बहुत बेनिफिट होने वाला है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो अनुषा, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। इवन आज एक्साइटेड हूँ ज़्यादा, क्योंकि आज पास्ट लाइफ के आप कुछ राज खोलने वाले हैं जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, मुझे खुद से जानना है। और हमने ऑफ कैमरा बात कर ली है तो एक्साइटमेंट डबल हो गई है, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो मेरे लिए बहुत ही न्यू थी एंड आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी न्यू होंगी। सो क्योंकि आज हम पास्ट लाइफ एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ से करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता ही है कि पास्ट लाइफ का प्रूफ क्या है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप किसी का भी पीएलआर कर रहे हैं तो हेलुसिनेशन कोई भी कर सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो आप कोई ऐसा प्रूफ बताएंगे कि आपने रियल लाइफ में चेक करा हो कि हाँ उसने जो भी बताया वो रियल लाइफ में पाया गया हो? पास्ट लाइफ का सबसे बड़ा प्रूफ है गरुड़ पुराण, जिसमें लिखा हुआ है कि आत्मा न मरती है, आत्मा अजर है, अमर है, सिर्फ कपड़े बदलती है, मतलब बॉडी चेंज करती है और कर्मों के आधार पर जन्म लेती है। ठीक है, स्वर्ग नर्क कर्मों के आधार पर, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा और पीछे चले। ठीक है, श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया। ठीक है, इसमें वियोग किसने सहा? कौशल्या माँ ने। अब जब युग बदला, श्री राम श्री कृष्ण बनकर आए, देवकी माँ के वूम्ब के थ्रू उन्होंने जन्म लिया और गए किसके पास? यशोदा माँ के पास जी। 14 साल, एग्जैक्टली 14 साल यशोदा माँ के पास रहकर फिर वो वहाँ से वापस आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है पास्ट लाइफ का कि री इनकारनेशन उन्होंने अपने माँ का जो कर्ज था जिससे वो जुड़े हुए थे, जो उन्होंने उनको टाइम नहीं दिया, वियोग उनकी माँ ने सहा, वो पूरा करने वो 14 साल यशोदा माँ के पास है। इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है? जी जी। ठीक है, और ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं जब मैं किसी को पास्ट में लेकर जाती हूँ या मैं उनका पास्ट देखती हूँ। जैसे एक केस मैंने देखा था, उस बच्ची को 14 साल तक उसके पास्ट की मेमोरीज याद थी क्योंकि उसका कुछ काम अधूरा रह गया था। जब हमने उसकी रीडिंग की तो हमने एक्सप्लोर किया, पास्ट में जाकर देखा कि वो राजस्थान की कोई क्वीन रही हैं किसी बर्थ में, और यहाँ पर उस बीइंग अ क्वीन कोई उनका काम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अधूरी रह गई थी जो उन्होंने जाकर पूरी भी की, उस परिवार से वो मिली भी। इस लाइफ में वो पूरी लाइफ में उन्होंने पूरी की हैं, और उसके बाद जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती चली गई वो उनकी मेमोरी फेड होती चली गई। इसके बारे में बहुत बड़ा लेख पब्लिश भी हुआ था पेपर में। इसके अलावा मैंने और कई केसेस देखे हैं, मतलब आप मानो कम से कम 8 से 9 हज़ार रीडिंग्स तो मैं कर चुकी हूँ। कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें एक केस मैंने देखा था कि किसी को पेट में दर्द है, गट इश्यूज हैं, सिवियर गट इश्यूज हैं जिसका कोई रीज़न नहीं है, क्रॉनिक पेन है स्टमक में। जब उनके पास्ट में जाकर देखा
तो उन्हें हंटिंग का शौक था, ओके। और वो हंटिंग करते वक्त उन्होंने शूट किया एक डियर को, हिरण को, जो जिसके कारण उसका पेट फट गया था। ओके। उस कर्म के कारण जो पेन उस हिरण ने सहा, उनके कारण वो एग्जैक्टली वही पेन लेकर, इश्यूज लेकर वो इसी बर्थ में आए हैं अभी। और जब हमने टैप इन किया तब उसके बाद में धीरे 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 अब उनका पेन वो बिल्कुल रिलीज हो गया, उनके गट इश्यूज रिजॉल्व हो गए। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपने देखा कि उन्होंने डियर का हंट करा था, तो आप ये देखने के बाद क्या रेमेडीज देते हैं कि जिससे कि उनका अब इशू सॉल्व हो जाए? उन्होंने उसमें फॉरगिवनेस किया, माफ़ी मांगी, उसको वो देख कर आए, उन्हें रियलाइजेशन हुआ, और इसके बाद उन्होंने इस बर्थ में भी ये स्वीकार किया कि मुझे अभी भी हंटिंग का शौक है, लेकिन मुझे पता है कि मैं किसी की जान लेकर गलती करता हूँ, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ। नहीं, अब इस बर्थ में वो नहीं कर रहे हैं। शौक है, शौक कहाँ से आया? पास्ट बर्थ से। नाइस, ओके। राइट। सो मुझे नहीं पता, हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता है, हम पुराणों के बारे में पढ़ते हैं, बात करते हैं, अब तो सनातन और जाग गया है, हम और अपनी संस्कृति से जुड़ गए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन कहाँ से आता है कि पास्ट लाइफ का प्रूफ? क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं और अगर हम भोग रहे हैं, अच्छा भी भोग रहे हैं, बुरा भी भोग रहे हैं, इससे बड़ा और क्या प्रूफ है कि हम सारी चीज़ें अपने पास्ट लाइफ से लेकर आए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं कि हमने तो इस बर्थ में कुछ नहीं किया। हाँ। जब नहीं किया तो फिर क्यों भोग रहे हो? ये तो है। और जैसे मैंने पास्ट लाइफ के कुछ पॉडकास्ट करे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लोगों ने, जैसे आप कह रहे हैं ना कि लोग बोलते अभी भी क्यों पूछ रहे हैं कि पास्ट लाइफ का प्रूफ क्या है, मुझे इतने कमेंट्स है कि आप उनसे प्रूफ तो पूछिए पहले, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो मैंने कहा अब मैं जब भी पास्ट लाइफ का पॉडकास्ट होगी वो पहले प्रूफ पूछेंगे ताकि लोगों को एक केस स्टडी बताती हूँ। एक 60 साल के व्यक्ति मेरे पास आए थे, ठीक है, उन्हें कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग समझते हैं आप? जी। जिसे अगर मैं बिल्कुल ही आम भाषा में बोलूँ तो जिसे हम बोलते हैं छुआछूत वाली एक। ओके। हाथ ऐसे हो गए हैं, बेड रिडन है, कोई उन्हें छूता नहीं है, किसी ने भी, मतलब उनके घर वालों ने भी उनका तिरस्कार कर दिया, बाहर वालों ने भी उनका तिरस्कार कर दिया। जब वो मुझसे सेशन लेने आए थे वो भी किसी की मदद से आए थे, जो मदद कर रहा था वो भी उन्हें कोस रहा था कि इस उम्र में क्या शौक जागा है, आप ये कर रहे हो, वो कर, वो उन्हें कोस रहा था। वो व्यक्ति आए और रो रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने बेटा इस बर्थ में कुछ नहीं किया, फिर मैं ये क्यों भोग रहा हूँ? और जब हमने उनका पास्ट देखा तो वो उन कुछ लोगों में शामिल थे जिन्होंने दलितों पर अत्याचार किया था। ओके। मतलब इतना सिवियर अत्याचार, आप बिलीव नहीं करोगे कि उनके गले में मटका बांध देना ताकि उनका थूक नीचे ना गिरे, उनके कमर पे झाड़ू बांध देना ताकि वो जाए तो उनके पदचिन्ह ना पड़े, उनकी औरतों को निर्वस्त्र रखना, पहनने के लिए कपड़ा भी ना देना, उनका समाज से तिरस्कार करना, मंदिर जाने पर रोक लगाना, जैसी कई चीज़ें उन्होंने की। एक्सट्रीम कर दिया। एक्सट्रीम किया, एक्सट्रीम। उसके कारण इस बर्थ में जब वो आए ना, उनको उनकी फैमिली अपनाती है ना बाहर के कोई लोग अपनाते हैं, और पूरी फैमिली वेल ऑफ है, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं। और जब हमने ये देखा, उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने इसकी माफ़ी मांगी, वो उस दिन इतना रोए, इतना रोए। उसके बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया कि हर उस विशेष वर्ग का अब मैं सेवा के प्रति उनका समर्पण रहेगा। ओके। और उन्होंने वो करना स्टार्ट कर दिया है। सो एक चीज़ और इससे निकल के आई है कि जैसे अगर उन्होंने पिछली लाइफ में दलितों का अपमान करा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस लाइफ में दलित ही बनकर आएँ, बट इस नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा कुछ होगा कि उनको वो एक्सपीरियंस मिल जाए कि मतलब जो उन्होंने दुख दिया है वो दुख वो सहेंगे। बिल्कुल उतना दुख उसी एक्सट्रीम पर वो 100% सहेंगे, हर व्यक्ति सहेगा। ओके। ओके। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या कि जो दुख है वो उतना ही मिलता है कि लाइफ टाइम वो मल्टीप्लाई हो जाता है? अगर आप नहीं सीखते तो, ओके। जैसे आप एक क्लास में गणित मत पास करो, ठीक है, वो जब हम सारे बच्चों के साथ साथ में पढ़ रहे होते हैं ना, तब हमें फिर भी इजी लगता है, लेकिन अब आप फेल हो गए और आपको अकेले गणित पढ़ना है तो आपको टफ लगने लगेगा, और प्रेशर आ जाएगा आप पे कि बाकी तो सब मुझसे आगे निकल गए। तो अगर आप अपने गलतियों से सीख नहीं रहे हो तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगी। लेकिन जहाँ आपने डिसाइड कर लिया कि अब सीखूंगी, वो एक तो ये सोल जो ये डिसीजन लेती है ना कि इस बर्थ में मैं ये गलती अपनी बैलेंस करूँगी, बहुत ब्रेव सोल होती है। बहुत मुश्किल है ये डिसीजन लेना। और अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है तो आप मान लीजिए कि इसके आगे की जो लाइफ है, आगे के जो बर्थ हैं, वो आप बहुत स्मूथ करते हुए चले जाएंगे। एंड ये लाइफ भी सुधर जाएगी। ये लाइफ भी सुधर जाएगी और आपके थ्रू कई लोगों की लाइफ सुधरेगी। ओके, नाइस। मुझे आपने बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करा है, मुझे बहुत यूनिक लगा एंड अच्छा लगा। जैसे अभी हमने पास्ट लाइफ की बात करी है, ऐसे ही इससे रिलेटेड एक टर्म है आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड भी एक मोडेलिटी ही है जिससे आप पास्ट टैप इन करते हैं, ठीक है। ओके। जैसे पीएलआर में हम आपको लेकर जाते हैं कि आप अपना पास देखें, आकाशिक में हम आपके बिहाफ में आपकी एनर्जी पे टैप इन करेंगे और आप जिस भी प्रॉब्लम में हो वो क्यों हो वो हम देखेंगे। ओके। आकाशिक रिकॉर्ड हो या पीएलआर हो, जो भी है, ये है आपके कर्म का, लाइफ का लेखा जोखा। आपने अभी तक जो किया उसके कारण आप अभी जो बेयर कर रहे हो उसकी रीडिंग होती है आकाशिक रिकॉर्ड या पीएलआर या हिप्नोथेरेपी। कई मोडालिटीज़ हैं जिसमें हम पास्ट लाइफ देखते हैं, उसमें से मेडिटेशन भी एक मोडालिटी है। ओके। ये होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, सो ये रिकॉर्ड्स सेव्ड कहाँ पर होते हैं? आपकी सोल कहाँ पर है? अब बॉडी के अंदर? आपकी सोल जहाँ पर है आपके रिकॉर्ड्स वहाँ पर है। रिमेंबर, आत्मा अजर है, अमर है, ना मरती है ना डिस्ट्रॉय होती है। Right. कोई कर भी नहीं सकता। हम जब अंतिम संस्कार करते हैं शरीर का करते हैं, आत्मा का नहीं करते। अब आत्मा जहाँ जाएगी वहाँ वो अपने सारे बर्थ का लेखा जोखा लेकर जाएगी जो आपके ही अंदर आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड रहते हैं। ओके। कई बार हम बात करते हैं ना कि मुझे बार बार लग रहा था उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, या मुझे बार बार लग रहा था ये व्यक्ति मेरे साथ कितना भी गलत कर रहा है बट मुझे इसे माफ़ कर देना चाहिए। ये इंट्यूशंस कहाँ से आते हैं? आपके ही अपने सबकॉन्शियस से, क्योंकि वहीं आपका सारा डेटा स्टोर्ड है। ओके। ओके। इसको हम और भाषा में अपना 7th डायमेंशन बोल सकते हैं, आपका हायर सेल्फ। यही होता है आपका सबकॉन्शियस, आपका हायर सेल्फ, 7th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, आप जो मर्जी बोलना चाहें। ओके। ओके, सो अगर कोई इंसान कह रहा है कि उसको खुद से अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने हैं घर पर, इसकी कोई टेक्निक है? बिल्कुल है, हम सिखाते हैं। अच्छा। ओके। मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ, कई लोगों को सिखाया है, लोगों ने देखा भी है, मैंने खुद ने अपनी कई लाइफ टाइम देखी है, और जो भी जिस भी सिचुएशन में प्रॉब्लम में वो हैं उनसे हील होकर बाहर भी निकले हैं। सो आप कह रहे हैं कि एक ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई खुद से भी कर सकता है ये, बट दिल नीड प्रैक्टिस। अट्यूनमेंट्स वो हम करते हैं। ओके, आप सिखाएंगे? जी। ओके। ओके। अच्छा, अभी हम पास्ट लाइफ की बातें कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स की बातें कर रहे हैं। कोई ऐसा केस है कि आपने किसी क्लाइंट की पास्ट लाइफ देखी हो एंड वो महाभारत के टाइम पर चला गया हो या रामायण के टाइम पर, एंड उन्होंने भगवान के दर्शन करे हो पास्ट लाइफ में जाकर? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मैंने रिकॉर्ड्स में कभी या किसी और ने भगवान के दर्शन करे हैं? जी। मैंने खुद ने अपने रिकॉर्ड्स में ईश्वर के दर्शन करे हैं, उस एनर्जी के दर्शन किया है, और मेरे कई क्लाइंट्स ने ऐसे दर्शन किए हैं। अलग अलग रूपों में भगवान ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। मैं जानना चाहती हूँ, कोई आप केस बताएं, क्योंकि मुझे खुद क्यूरियोसिटी हो गई है इसके बारे में। ये 2023 की बात थी। मेरी मम्मी के साथ मैं बहुत अटैच्ड हूँ। मेरे पास आई हुई थी वो, और अचानक एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ती है। कोई सिम्टम नहीं, कोई रीज़न नहीं, बट उनकी तबीयत इतनी बिगड़ती है कि सुबह 4 बजे उनको हेडेक होता है और शाम को 4 बजे हमें आईसीयू में एडमिट कराना पड़ता है। रात को 11 बजे तक आईसीयू से वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, और हमारे पास इसका कोई रीज़न नहीं था। डॉक्टर्स नहीं बता पा रहे थे कि उन्हें क्या हुआ और ये सारी सिचुएशंस अचानक से कैसे बिगड़ी। मैं कृष्ण भक्त हूँ, मेरा अटूट विश्वास है, मोह है, सब कुछ है श्री कृष्ण से। मैं बिलोंग करती हूँ साइकिक फैमिली से, और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब मुझे बार बार ये लग रहा था कि ऐसी कोई इंट्यूशंस मुझे नहीं है कि मैं ये पेन अभी मुझे मिलने वाला है या मेरी मदर के साथ कुछ होने वाला है। मैं बहुत क्वेश्चन कर रही थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब मेरे लिए मेरी दुनिया। तो अब मेरी दुनिया मेरे आंखों के सामने है, हज़ारों मशीनों के बीच में वायर्स लगी हुई हैं, बोल नहीं पा रही हैं, रिएक्ट नहीं कर पा रही, वेंटिलेटर पे है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई थी। मैं मेडिटेशन में बैठी। 2 चीज़ें उस दिन मेरे साथ हुई ज़िंदगी में। पहले तो मेरे पूरा का पूरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, सोच बदल गई। मैं अपनी मम्मी को लेकर बहुत इनसिक्योर रहती थी कि इन्हें कुछ हो जाएगा तो मुझे क्या होगा, इन्हें कुछ हो जाएगा तो मुझे क्या होगा। जब मैं मेडिटेशन में बैठी, मैंने अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस करे, तब मुझे वहाँ श्री कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं। पहले तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे बोला कि चिंता मत कर, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि ये तूने मांगा, तेरे ही शब्द थे कि मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, तो ये हुआ, मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन। ओके।
और आप यकीन नहीं करोगे अनुषा, मतलब ये मेरे दिल के इतना करीब है कि मैं भी पता नहीं कैसे अपने आप को कंट्रोल जी जी कर जी, पा रही हूँ मुझे खुद गूज़बम्स हो रहे हैं। कि उसके ठीक 3 दिन के बाद अचानक एक दिन दोबारा हॉस्पिटल से कॉल आता है कि हम वेंटिलेटर हटाने की प्रोसेस कर रहे हैं। हमें फिर डर लगता है कि अब पता नहीं क्या हुआ। हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि मेरी मम्मी जो 7 दिन वेंटिलेटर पे थी, वेंटिलेटर पे 7 दिन रहते तो बॉडी डिटोरिएट होती है, वो बिल्कुल ऐसे बैठी थी, इतनी चमकदार उनकी स्किन हो रही थी, इतना ब्राइट ऑरा, जैसे वाकई वो किसी और रेल्म से अचानक से मेरे सामने आकर बैठ गई। और उन्हें कुछ याद नहीं है, उन्हें वो सिर्फ मुझे ये बोल रही कि तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी अकेले। और वो दिन था और आज का दिन है। मैंने उसके बाद से एक बार भी कभी ये नहीं बोला कि मेरी मम्मा को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे अटूट विश्वास है। उन्होंने मुझे विश्वास करना सिखाया, उन्होंने मुझे वाणी पर कंट्रोल करना सिखाया, उन्होंने मुझे हौसला दिखाया कि अगर तू सरेंडर्ड है, तू सही मार्ग पर चल रही है तो मैं तेरे साथ हूँ। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कुछ उपलब्धि मेरी भी ज़िंदगी की कोई रही हो कि वो मैंने उनकी एनर्जी का साक्षात दर्शन किया था वहाँ पर। नाइस नाइस, मैं समझ सकती हूँ। एंड उन्होंने आई थिंक आपको ये भी सिखाया है कि जो हमारे विचार होते हैं उनको कैसे हमें पॉजिटिव ही रखना चाहिए। ये सोचना ही क्यों कि उनको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। एंड देन आपने बताया कि आपका लाइफ का नज़रिया एकदम चेंज हो गया, पूरा अब आप पॉजिटिव रहते हैं एकदम। मैं पहले से भी पॉजिटिव रहती हूँ, बट हाँ मैं इंसान हूँ जी। इनटू अ फिजिकल बॉडी, ठीक है। तो कुछ लोगों को लेकर मेरे मन में वो था, भय था। उसका रीज़न है मेरी पास्ट लाइफ से आ रहा है, मुझे पता है उसका रीज़न मेरी ही पास्ट लाइफ से आ रहा है। लेकिन वो भय भी उन्होंने उस दिन बोला कि ये भी गलत है, यही मैं सिखाती हूँ, तो ये पहले सीखना ज़रूरी है। ओके। तो मेरा पूरा, यकीन नहीं मानोगे, मेरी दुनिया पलट गई थी उस दिन। मेरा पूरा विचार आचार सब कुछ बदल गया उस दिन। एंड भगवान के दर्शन भी हो गए। वो तो आप ईश्वर, आप जिसमें मानो उसमें ईश्वर। आप मेरे सामने बैठे हो, ईश्वर आप जी जी। कण कण में ईश्वर है। आप मानो तो ईश्वर है, ना मानो तो पत्थर है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। आपने अभी अपना एक्सपीरियंस बताया है, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपके क्लाइंट का कोई एक्सपीरियंस बताएंगे? हाँ, उन्होंने, मेरी क्लाइंट ने अपने आप को द्वापर युग में श्री कृष्ण की गोपी के रूप में देखा है। नाइस। तो वो वहाँ तक जाकर उनको भी देख कर आई हैं, खुद को भी उन्होंने देखा है। और आप यकीन मानोगे, वो आज भी, उनको श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी है लेकिन जेलसी भी है कि ये मेरे ही हैं और किसी के नहीं हो पाएंगे। आज भी उनके अंदर वो जेलसी है। तो उन्होंने ये बताया कि श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं, कुछ आपने अगर पूछा हो? नहीं, उन्होंने ये तो नहीं बताया कैसे दिखते हैं, बट वो स्वरूप दिखा। और सुदर्शन चक्र भी दिखा उनका। सुदर्शन चक्र तो 2-3 लोगों ने जिक्र किया कि हमें दिखा। और कई लोगों को भगवान विष्णु भी दिखे हैं, दत्तात्रेय भगवान भी दिखे हैं। कई लोगों को कई तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। सो जिनको दिखे हैं, क्या उनको इस लाइफ में उसी भगवान के प्रति ज़्यादा प्रेम है? हाँ बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। ओके। उसी एनर्जी के साथ आप अलाइन हैं। ओके ओके। कई लोगों को कैलाश पर बैठे हुए महादेव के दर्शन भी हुए हैं। अपने जब वो उनका PRR सेशन हुआ। यस। ओके। और कभी किसी की रीडिंग में भी दिखता है। जैसे एक किसी की रीडिंग मैंने की थी, आकाशिक रीडिंग, तो उनके रीडिंग में सुदर्शन चक्र दिख रहा था बकायदा, तेज़ी से घूमता हुआ। और मैंने उनको एक शब्द बोला कि जब वो खड़े हैं आपके साथ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? और वो उन्होंने वहीं रोना स्टार्ट कर दिया। बोले ये लाइन तो मुझे बार बार, मैं पूजा करने बैठती थी और मुझे यही सुनाई देता था कि मैं खड़ा हूँ तो चिंता क्यों कर रही है। एंड आपने उसको प्रूफ भी कर दिया कि यही है, उसको गलत मत सोचो। जब ऐसी एनर्जी दिखती है ना, तब आपके भाव, आपका फील करने का तरीका, आपको, आपकी एनर्जी लेवल अलग रहती है उस समय पर। आपका फेस अलग रहता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। ओके। मैं वैसे भी जब रीडिंग करने बैठती हूँ किसी भी तरह की, चाहे मैं हिप्नोथेरेपी कर रही हूँ, PLR कर रही हूँ, आकाशिक कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं अपने श्री कृष्ण को अपने साथ बिठा कर ही करती हूँ कि आप बैठो और जो भी हो आपके थ्रू हो। ये इंटेंशन मेरा रहता ही हो कि किसी का भी अच्छा ही हो इसके थ्रू। जी जी। वैसे भी ना, मैं अनुषा ऐसा काम करती हूँ जो किसी की दुख से, तकलीफ से जुड़ा हुआ है। और मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें प्राउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्राउड वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है हर एक रीडिंग में जब मैं किसी की तकलीफ़ के साथ जुड़ती हूँ, क्योंकि जितनी देर मैं आपके साथ हूँ ना, उतनी देर उस पेन को मैं भी उतना ही फील कर रही हूँ जितना आप फील कर रहे हैं।
तो मुझे कई बार लगता है कि मैं किसी से माफ़ी भी मांगूँ, मैं कई बार बोलती भी हूँ कि अगर मेरे शब्दों से आपको बुरा लगा होगा ना तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी ये बोलूँगी कि अगर किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं तो पहले तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं भरपूर हीलिंग्स उनकी तरफ भेजती हूँ, और मुझे माफ़ करिए कि मेरा जो प्रोफेशन है वो किसी की दुख से तकलीफ़ से जुड़ा हुआ है। बट आप उनका दुख दूर ही करना भी उनके साथ उनके दुख में जब जाओ तो पता चलता है कि आप जहाँ खड़े हो वो ठीक है जगह। किसी के दुख में आप शामिल तो हो एक बार। आजकल कमी तो उसी चीज़ की है कि आप किसी के दुख में शामिल नहीं हो। आप जब किसी के दुख में शामिल होगे ना, आप ज़िंदगी का वो गहरा से गहरा राज समझ जाओगे जो समझने के लिए कई बर्थ एक सोल ले लेती है। नहीं, समझ रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में है, मैं भी स्पिरिचुअलिटी की में हूँ। आप, मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़े लेवल पर हूँ, बट जैसे आपने बोला कि आप श्री कृष्ण के अटूट भक्त हैं, जैसे ही आपने श्री कृष्ण का नाम लिया मैं हनुमान जी मेरे माइंड में आ गए थे। तो मुझे जब आपने बोला कि आप थोड़ा इमोशनल हो रहे थे तो मुझे भी गूज़बम्स आ रहे थे सोच कर, तो मैं कनेक्ट कर सकती हूँ जो आप बोल रहे हैं। अभी हम आज पास्ट लाइफ के ऊपर ही हमारा पॉडकास्ट है, तो एक मिस्ट्री बनी हुई है जो डेथ मिस्ट्री है सुशांत सिंह राजपूत की, और इसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है कि उनके साथ क्या हुआ। आपने सुशांत सिंह राजपूत की पास्ट लाइफ देखी है? जी, और आपने मेरे दिल का इतना करीबी सवाल मुझसे किया है क्योंकि मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। एज एन एक्टर मुझे वो बहुत पसंद थे, एज एन स्पिरिचुअल पर्सन वो मुझे बहुत पसंद थे। मैं मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हूँ। एक बार मैं साधना करती भी हूँ, करवाती भी हूँ। तो ऐसे ही किसी वर्कशॉप में हम बैठे हुए थे जिसमें हम साधना कर रहे थे, तो मेरे कई स्टूडेंट साथ में थे। अचानक उसमें से एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम आई नीड योर हेल्प, मुझे सुशांत सिंह राजपूत के विजन्स बार बार आ रहे हैं। तो मैंने बाकी सबकी साधना वहीं ब्रेक की और उसके साथ, मेरे स्टूडेंट के साथ मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। अब आप देखो, 2002 में उनकी मदर एक्सपायर होती हैं, ठीक है, जिनसे वो बहुत करीब थे। उसके बाद 2003 में उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए उन्होंने। उसमें से जो टॉप मोस्ट माना जाता है AIEEE में 7th रैंक, ये 2002 के बाद हुआ, इतना बड़ा सेटबैक होने के बाद, ठीक है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया। उसके बाद 4 साल वहाँ पढ़ने के बाद 2006 में वो छोड़कर अपना पैशन फॉलो करने के लिए वो बॉलीवुड चले जाते हैं। पहले उन्होंने शायद कोई डांस से अपना करियर शुरू किया था, बैकग्राउंड डांसिंग से। उसके बाद में वहाँ भी टेलीविज़न पर भी अपना भरपूर नाम कमाते हैं, कई अवार्ड्स उनके खेमे में। फिर फिल्मों में जाते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। आजकल नेपोटिज्म जो चल रहा है, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उनका तो कोई सपोर्ट भी नहीं है। एग्जैक्टली, बट इन्होंने विदाउट एनी सपोर्ट अपना नाम वहाँ भी बना लिया। इनके अकेले के दम पे मूवी चल जाती थी, वहाँ पर भी कई फिल्म फेयर, कई नेशनल अवार्ड मिले। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, और अचानक 2020 में न्यूज़ आती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उस दिन जब हमने उनकी एनर्जी पे टैप इन किया तो हमने ये फील किया कि उनकी सोल एनर्जी के साथ में गिल्ट इमोशन नहीं जुड़ा हुआ। जब भी कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो ना एक गिल्ट इमोशन लेकर जाता है, क्योंकि हमें यहाँ लगता है कि हम चीज़ों से पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं। बट सोल वर्ल्ड पे जब हम जाते हैं तब हमें ये नोइंग होती है, अवेयरनेस होती है कि हमने जो किया वो गलत किया। उनके सोल एनर्जी के साथ भी किसी तरह का इमोशनल गिल्ट इन्वॉल्व नहीं था। मैं स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि ये सुसाइड नहीं था। इतना स्ट्रांग माइंडसेट, ऐसे डिसीजन लेना, एक्शन लेना, उसको पूरा करना, कामयाब होना, ये सुसाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। इतनी अच्छी उनकी मूवीज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। MS धोनी ने कितना अच्छा परफॉर्म करा था, तो अचानक से कोई भी मूवी आप छिछोरे देख लो, MS धोनी, मतलब क्या परफॉर्मेंस, क्या उससे मैसेज जा रहा है। फिर वो व्यक्ति स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, नहीं कर सकता। जी, मैं बहुत एज अ पास्ट लाइफ रीडर मैं दावा कर सकती हूँ ये सुसाइड नहीं है। जैसे वो कह रहे हैं कि उनको विजन्स दिखे, क्या सुशांत सिंह राजपूत की सोल उनसे कुछ बोलना चाह रही थी? हाँ, वो अपना इमोशन ही शो कर रही थी। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, ये बहुत कॉमन है, कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिशनर जो है वो चेतना से कनेक्ट कर सकता है। तो उनकी सोल बार बार दिख कर उनको मैसेज ही देना चाह रही थी। ये मैसेज ही ऐसा था कि इट वॉज नॉट अ सुसाइड। और ये अब वो बोले कैसे, तो वो इमोशंस के थ्रू उन्होंने हमें ये चीज़ समझाई।
बट इस बात को ऐसे दबाया गया कि मतलब ये केस भी बंद हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके सारे फैंस ये अग्री करेंगे कि वो जिस लेवल, जिस माइंडसेट, जिस स्टेबिलिटी के व्यक्ति थे, इतना बड़ा सेटबैक उनकी मदर के जाने के बाद उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया जिनसे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। आप उनकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी जाकर देख लीजिए जी। लेकिन जब स्टारडम की तरफ चल रहे थे तब सुसाइड कर लेंगे। अच्छा, जैसे आप सुशांत सिंह राजपूत की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी जो उनकी सोल है वो इधर ही घूम रही है, सुशांत सिंह राजपूत की सोल? हाँ, क्योंकि वो बोलते हैं कि एक सोल है, उसका अगला जन्म होता है, बट आई थिंक जिस तरीके से वो एक एनर्जी फॉर्म में है और वो अभी रीबर्थ की तरफ नहीं गई है, इसलिए कनेक्ट करती है लोगों से, कई लोगों से किया हुआ है कनेक्ट, दिखाती हैं। सो रीबर्थ की तरफ ना जाने का रीज़न यही है कि अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है, मे बी वो वेट कर रहे हैं कि जब मिले तो शायद वो इस अटैचमेंट को छोड़कर। ऐसा हो सकता है। इसके बारे में मैं बोल इसलिए नहीं सकती क्योंकि इसकी नॉलेज, जानकारी मुझे है नहीं। इसके बारे में कोई भी चीज़ मुझे पता भी नहीं है, तो मेरा बोलना भी गलत होगा जी। बट ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, वो कनेक्ट करती है वो चेतना पे। आप जब जाओ तो किसी भी चेतना से आप कनेक्ट कर सकते हो और ये उनके इमोशंस वहाँ से समझ में आए, बखूबी समझ में आए। ओके। अच्छा, जैसे ये एक मिस्ट्री है, अभी भी मिस्ट्री ही बनी हुई है, ऐसे ही अभी रिसेंट शेफाली जरीवाला की भी डेथ हुई है, ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि अचानक से कैसे। आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? उनकी पास्ट लाइफ आपने देखी है शेफाली जरीवाला की? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि लाइफ में ना कुछ भी अचानक नहीं होता, सब कुछ प्री डिसाइडेड है, सब कुछ डिसाइडेड है। आप जन्म लेते हो ना, उसी समय आप एक और चीज़ अपने साथ में लिखते हो, दैट इज़ योर डेथ। आपको पता है आपको कब किस मोमेंट एग्जिट ले लेना है, इस बर्थ से और नेक्स्ट बर्थ की तरफ जाना है। अब आप शेफाली जरीवाला की लाइफ देखें और एक और मिस्ट्री है श्रीदेवी जी जी जी, उनकी लाइफ देखें, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी आपको। जैसे दोनों की डेथ का रीज़न कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा बना। शेफाली जरीवाला की डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई, श्रीदेवी जी के लिए भी पहले बोला गया कि कार्डियक अरेस्ट, बट उसके बाद उनके हस्बैंड ने कंफर्म किया था कि ड्रोनिंग के कारण हुई, बट हार्ट बीट रुकी। ठीक है, तो रीज़न बना कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा। अब दोनों अपने अपने फील्ड में फेमस थे, दोनों एंटी एजिंग के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, अपना नाम बनाए रखना, अपना फेम बनाए रखना। ऐसे सोल ना इनसिक्योर होते हैं, उनको भय रहता है, डर रहता है कि अब मेरा जो बना बनाया नाम है, फेम है, स्टारडम है, वो चला ना जाए। और धीरे धीरे वो अपने आप को एग्जिट की तरफ ले जा रहे होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स वो अपने साथ कर रहे थे। तो उन्हें पता था अगर सफल हो गया तो निकल जाएंगे, नहीं हुआ तो एग्जिट ले लेंगे। ऐसे सोल जब होते हैं, जनरली उनका पास बर्थ ऐसा होता है कि उनने पिछले कई बर्थ में बहुत मेहनत की है अपना नाम बनाने की, और जब इस बर्थ में मिला तो वो एक डर था कि अब ये चला ना जाए, क्योंकि पता है कि मेहनत तो बहुत लगी इसको बना लेने में। अब आप देखो तो श्रीदेवी हीरोइन थी, बट वो साउथ में हीरो के रूप में कंसिडर उन्हें किया जाता था, माना जाता था कि वो अगर मूवी में है तो हीरो कोई भी हो, मूवी चल जाएगी। सेम शेफाली जरीवाला का काटा लगा, आज तक वो रिकॉर्ड ही कोई ब्रेक नहीं कर पाया, उनसे वो नाम ही नहीं ले पाया कोई। इनफैक्ट उनकी डेथ के बाद में काटा लगा जिन्होंने बनाया था, उन्होंने भी ये बोल दिया कि अब इसका कोई भी और रीमिक्स नहीं बनेगा। तो जैसे जैसे उन्हें उनका पर्पस यहाँ से ख़त्म होता चला गया, उन्होंने एग्जिट प्लान करी और वो चले गए, और ये इनसिक्योरिटी के कारण ये चीज़ें और ज़्यादा हुई। वैसे श्रीदेवी की सोल ने कभी कनेक्ट करने की कोशिश करी है? हाँ, ऐसे ही एक वर्कशॉप में किसी ने मुझे श्रीदेवी के बारे में भी बोला था, बट वो खुद देखकर, क्योंकि वो नई प्रैक्टिशनर थी और जब उन्होंने कनेक्ट किया वो देखकर इतना डर गई कि फिर उनको ही फिर बाद में हमने नॉर्मल किया कि ऐसा होता है, नॉर्मल। और बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट करोगे, आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करते हो। देखो, आपके सपने में कई बार, अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिशनर नहीं भी हो तो भी कई बार आप अपने सपनों में जाकर अपने एंसेस्टर से मिल रहे हो ना, कनेक्ट कर रहे हो ना, मतलब आप चेतना से जाकर कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत कॉमन है कि आप किसी से भी कनेक्ट कर। तो आपने कहा कि जो आपकी स्टूडेंट हैं वो डर गई जब उन्होंने उनसे कनेक्ट करा श्रीदेवी के, तो ऐसा क्या देखा उन्होंने? ऐसा देखा नहीं, बट ये उसकी कल्पना से परे था कि मुझे ऐसा कुछ दिख जाएगा।
ओके। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे श्रीदेवी भी दिख जाएंगी। तो जब उन्हें दिखी तो उन्हें लगा कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ में, मैम कुछ गलत हो गया है, और वो इस तरह से उन्होंने साधना ही बीच में रोक दी और वो खुद ही डर गई। बाद में हमने उन्हें ही उस जोन से निकालने में बड़ी मशक्कत हुई जब वो डर गई थी उन्हें देखकर। तो वैसे क्या सोल्स इन प्रैक्टिस, जैसे आप प्रैक्टिशनर हैं इस चीज़ की, आप सिखाती हैं एंड आपको नॉलेज है, ऐसी जो भी सोल्स होती हैं क्या ये डेलिबरेटली कोशिश करती हैं कनेक्ट करने की ताकि उनको कुछ हेल्प मिल जाए? बिल्कुल करती हैं, कई बार करती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे लोगों के साथ करें, किसी भी आम जनता के साथ में सोल कनेक्ट कर सकती है। अच्छा, ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कई लोगों को देखना आप, एनर्जी फील होती है, जो ऐसी एनर्जी जो फिजिकल बॉडी में नहीं है, लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, और ये बहुत नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसकी हाइप बनाने वाली बात हो, ये होता है, करते भी हैं लोग। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर भी कई लोगों ने उनसे कनेक्ट किया है, कई लोगों ने उनसे कनेक्ट किया है। वो कोई प्रैक्टिशनर नहीं थे, वो आम जनता में से भी कई थे। बट मे बी शायद उनकी इंट्यूटिव पावर ज़्यादा है। इंट्यूटिव, सबकी इंट्यूटिव पावर होती है, कोई डेवलप करता है कोई नहीं करता, बस इंट्यूशन सबके पास में होते हैं। ओके ओके। बट आई थिंक आप जैसे लोगों से जब कनेक्ट होगा तो आप उसको एक चैनलाइज कर सकते हैं उस हमें एनर्जी ये को। पता है कि अब इसके आगे हमें करना क्या है, हमें दिख गया तो हम एक चैनलाइज कर सकते हैं उस एनर्जी को। यू राइट। सो जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं इन सोल्स की, तो जैसे सुशांत सिंह राजपूत की सोल है या श्रीदेवी की सोल है, जब ऐसी सोल्स कनेक्ट करती हैं देन आप उनको रिप्लाई क्या देते हैं? लाइक क्या उनको बोलते हैं कि क्या करा जाता है मतलब बात करने की कोशिश की जाती है उन सोल्स के साथ, या बोलते हैं कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते या कुछ भी? नहीं, ऐसा नहीं है। कई जैसे मैं बात नहीं करती, मैं मीडियमशिप नहीं करती, तो मैं बात नहीं करूँगी, बट कोई एनर्जी है तो मैं उस एनर्जी का क्या मकसद है मुझे शो होने का, वो जानने की कोशिश करूँगी। मैं डायरेक्टली सोल से कांटेक्ट नहीं करती। ओके। कई जो मीडियम्स होते हैं वो बात भी करते हैं, ऐसा भी होता है। ओके। वो आई थिंक वो अलग सिनेरियो है। वो अलग सिनेरियो है। ओके ओके। सो अभी जैसे हम कनेक्ट की बात कर रहे हैं कि आपने कनेक्ट करा है या कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जैसे आपको पता है 2025 क्लैमिटीज़ का साल हम बोल सकते हैं, क्योंकि पहले प्लेन क्रैश हो रहा है, आपदाएं आ रही हैं, बादल फट रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में इंडिया का फ्यूचर देखा है? कोई इंसाइट्स मिले हैं आपको? इंडिया का फ्यूचर तो पता नहीं इसको ये नाम देना सही हो या नहीं, बट हाँ, ऐसे कई इंसाइट्स मिले हैं। जैसे आप देखो, अभी सितंबर चल रहा है और बारिश अभी तक ख़त्म हो जानी चाहिए, बट अभी ये ख़त्म नहीं होंगी। अभी जो बारिश, पानी के कारण जो तबाही आनी है अभी और चलेगी, मतलब क्लाउड बर्स्ट जैसी चीज़ें अभी और होंगे। ऐसे इंसाइट्स हैं। जो मास डेथ हुई हैं अभी और होनी बाकी हैं। मास डेथ मतलब जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसी घटना हुई थी, वो वैसी घटना, मास डेथ अभी बाकी हैं। साइक्लोन पूरे चांसेस हैं कि अभी आ सकते हैं, और ये अभी नवंबर तक तो चांसेस हैं ही कि साइक्लोन जैसी स्थिति बनेगी, आएगा। ओके। अर्थक्वेक आया ही अभी, आपने देखा होगा कि क्या तीव्रता थी उसकी और कितना नुकसान हुआ है उसके कारण। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ओके। इसके साथ में अब आप देखो, जो मर्डर जैसी चीज़ें हो रही हैं, बिट्रेयल जैसी चीज़ें हो रही हैं, ये भी अभी बहुत देखने को मिलेगी। मतलब अभी हमने कुछ नहीं देखा है, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी स्टार्टिंग है और देखेंगे अभी। अभी तो ये जो निक्की वाला केस, अगर आपको पता हो, जो डाउरी के लिए केस हुआ है, जो जला के, हाँ, ये तो पूरे इंडिया के लिए ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। आप श्रद्धा वाला केस देखो, शॉकिंग थी। उसके बाद श्रद्धा वाले केस के बाद मेरठ वाला ब्लू ड्रम वाला केस जी आया। जी। अभी ऐसे और केस आएंगे। और एक वो सोनम रघुवंशी, जो सोनम रघुवंशी, मतलब ये केसेस आई डोंट थिंक सो पहले कभी थे ऐसे केसेस, बट अब तो कुछ एक्सट्रीमी लेवल पर जा रहे हैं। सो अभी और बढ़ेंगी ये चीज़ें, अभी शुरू हुआ है। आपने जैसे मास डेथ का बताया कि दिख रहा है, तो ये कौन से मंथ में दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसी प्रिडिक्शन है कि इस जगह पर या इस टाइप में? नहीं, ऐसी तो कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन फायर के कारण कोई हानि होनी है ये तय है। ओके। 2025 में? 25 में नहीं, 26 में भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2025 खत्म हो जाएगा और 26 बहुत अच्छा होने वाला है, बट बहरहाल ये डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बस सावधानी वाली बात है। प्रिकॉशंस लीजिए, सावधान रहिए। वैसे भी शुरू से कई एस्ट्रोलॉजर्स ने, हमने कई बार अपने चैनल के माध्यम से बोला भी है कि इस साल 2 साल घर पे रह लो, टिक जाओ, बाहर मत जाओ, अवॉइड करो ट्रैवल करना। तो इसको एज इट इज़ मान लिया जाए। हम लोग खुद भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी ना करें।
अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी बना के रखें, तो ये 2025 अभी नवंबर तक तो बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि सैटर्न वक्री चल रहा है अभी। तो ये चांसेस हैं कि अभी होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे, अभी ये चीज़ें बढ़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी थी, जैसे कोविड आया था, ऐसी ही कोई डिजीज़ अचानक से होगी, दोबारा होगी कोविड की तरह, वो उतनी फैलेगी नहीं, लेकिन होगी और उसके थ्रू डेथ भी होंगी। मतलब एपिडेमिक आएगा दोबारा से एक। एपिडेमिक नहीं आएगा, उस लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन जैसे कोविड आए ना जाने कहाँ से आ गया, हाँ। इस तरह का कोई एक डिजीज़ अभी 1 से 1.5 साल में दोबारा होगा और उनके थ्रू डेथ भी होंगी। सो आप कह रहे हैं कि सिर्फ 2025 ही नहीं, बट आने वाले 2-3 साल भी भारी ही रहने वाले हैं। इसका रीज़न है क्या कुछ कि आपको इनसाइट से पता लगा हो कि, या फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा ही बुरा करना शुरू कर दिया तो उनको कर्मों का फल मिल रहा है, ऐसा कुछ? सच्चाई तो यही है कि आपने अति पृथ्वी के साथ भी तो की, आपने, मैंने, हम सब ने पृथ्वी के साथ भी तो अति की, तो वो भी तो अपना बैलेंस करेगी। और जब वो अपना बैलेंस करेगी, थोड़ा सा पृथ्वी हिलेगी तो आप पूरा हिलोगे। हाँ। कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, ईश्वर माफ कर देते हैं, कर्म कभी माफ नहीं करते। इसीलिए सुधारना है तो अपने एक्शन से पहले अपने इंटेंशंस बिल्कुल सुधार के चलिए। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बुरा ही समय है, आप कुछ बता सकते हैं कौन से इंसान उससे बचेंगे, कि लाइक ये लोग जो ये रेमेडीज़ कर रहे हैं या फिर जो स्पिरिचुअलिटी में है, या ये? मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, मैं हर किसी को बोलती हूँ कि आप कितनी भी पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप अपने अंदर बदलाव लाने तैयार नहीं हो तो आपकी लाइफ में आप 1% भी बदलाव नहीं देखोगे। आप अपने एक्शन सुधारिए। ईश्वर ने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया, इंसान ने उसको देखिए क्या बना दिया। आज की डेट में इंसानों के कारण ना जानवर सेफ है, ना इंसान सेफ है, ना ईश्वर सेफ है। अभी गणपति विसर्जन का टाइम है, आप वहाँ पर दुर्दशा देखिए गणपति जी की क्या कर रहे हैं। आप इतने धूमधाम से लाते हो और इस तरीके से उनके चेहरे पर फेस रख के उनको तोड़ के फेंक रहे हो, ये अति नहीं है? जी। पेड़ काट रहे हो, ये अति नहीं है? अपने ही तो बेनिफिट के लिए। आज हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं, अनुषा आप बताइए आते टाइम कितना ट्रैफिक मिला, कितना वाटर लॉगिंग हुआ? बहुत। क्योंकि आपने जगह ही नहीं छोड़ी प्रकृति को फ्लरिश करने के लिए। तो वो तो अपनी जगह बना रही है। अगर यहाँ पर आपको अब बच के चलना है तो एक सीख जो ईश्वर ने आपके अंदर डाली हुई थी इंसान बनाते वक्त, वो थी इंसानियत। बस वो समझ जाइए, उसको सीख लीजिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मानती हूँ और इसको अपनाती भी हूँ कि इंसान में इंसानियत होना ज़रूरी है। सब भगवान बनने चले हैं अभी यहाँ पर। जी। तो वो अपने हाथ में कंट्रोल मत लीजिए, जो वो है सुप्रीम पावर बैठा है ऊपर, उस पर छोड़िए। आप जो करने आए हैं उसको सही तरीके से करिए। आप लेने नहीं आए हैं, ये समझिए, आप देने भी आए हैं। तो जितना आप एक दूसरे का सपोर्ट करके चलेंगे उतना इस चीज़ से बचते हुए चले जाएंगे। और जैसे अभी आपने कहा कि पूजा ही करने से, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो पूजा जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग पूजा कर रहे हैं कि बस घंटी बज रही है, वो हो रहा है, एंड मन में उनका उसके लिए बुराई। तो मुझे नहीं लगता कि उनको 1% भी फल मिलेगा। कैसे मिलेगा? बट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूजा नहीं कर रहे हैं बट उनका दिल बहुत साफ है, कर्म, उनके एक्शंस क्लियर। जी। सो आई थिंक मैटर यही करता है। मैटर तो आपके एक्शंस करते हैं। आप बिल्कुल करोड़ों रुपए खर्च कर दो पूजा पाठ करने पे, लेकिन अगर आपने एक्शन ठीक नहीं लिए तो फिर आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। एंड इवन जो लोग पूजा ज़्यादा करते हैं वो लोग लुक डाउन करते हैं उन लोगों को कि तुम तो पूजा नहीं करते, बट दे आर नॉट लुकिंग कि उनके एक्शंस कैसे हैं। एग्जैक्टली। तो ये होता है। अच्छा, अभी आपने इंडिया की प्रेडिक्शंस करी हैं, जैसे वॉर होने के कोई चांसेस हैं? हाँ, वॉर होने के बिल्कुल चांसेस हैं, और इंडिया पाकिस्तान वॉर दोबारा हो सकता है। ओके, ये थोड़ा टाइम बताएंगे? अभी ये दिसंबर के पहले एक ना एक बार ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर होगा सीज फायर का उल्लंघन, मतलब आतंकवादी हमले कहीं ना कहीं होंगे इस दिसंबर 2025। यस। ओके। अच्छा, वॉर बड़े लेवल पे जाने के आसार दिख रहे हैं? बड़े लेवल पर सब कुछ चल ही रहा है, छोटा सा हमें दिखाया जा रहा है। हाँ। तो अभी कोई भी चीज़ बड़ी लेवल पर जा सकती है। अब आप देखो यूएस में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है। सिटीजन्स वहाँ के वैसे ही परेशान हैं। कई लोग हैं जो मेरे वहाँ के जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि वहाँ पर मतलब अभी सर्वाइवल इशू हो गया इंडियंस के लिए। तो एक्चुअली ये वॉर ही चल रहा है, बट आपको कितना दिखाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का हमारे दिमाग में खाचा है कि यहाँ से तो होगा ही, ठीक है, और होता ही है। बट ये जो कोल्ड वॉर चल रही है ना, ये बड़ी ही चल रही है। ये जो देशों के बीच में वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, ये बड़ी ही चल रही है। वैसे इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली भी आएगा। ओके। बिल्कुल आएगा।
और आना स्टार्ट हो चुका है। और ये जो इंडिया पाकिस्तान वाला वॉर है, ये तो अभी दोबारा से होना है एक बार तो, और अभी पाकिस्तान की तरफ से होगा। पाकिस्तान की तरफ से ही होता है? पाकिस्तान की तरफ से ही होता है, जवाबी हमले यहाँ से होंगे, बट उनकी तरफ से अभी एक और एक्शन लेंगे वो। जैसे सब बोल रहे हैं कि ये साल मंगल का है, अब मंगल तो भाई तबाही मचा कर जाएगा, या तो अभी तक हम लोगों ने ऐसी, जैसे अभी वॉर देखी कि ड्रोन से हमले हो रहे हैं, ये हमारी जनरेशन ने भी इस साल तो बहुत कुछ देख लिया है। अब आई डोंट नो क्या देखना बाकी है इस साल, बट कुछ नहीं देखा है, बहुत कुछ पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, अभी बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। अभी मंगल जाते जाते बहुत कुछ दिखा के जाएगा। हाँ, सिखा के जाएगा। सीख लो और बच जाओ। जो सीख गया। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नहीं सीख रहे हैं। ओके, अभी जैसे हमने वॉर की बात करी है, कंट्रीज़ की बात करी है, मोदी जी के बारे में भी बहुत लोग जानना चाहते हैं कि उनकी पास्ट लाइफ क्या रही है, आपने कभी देखी है? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने उनके पास्ट लाइफ तो नहीं देखी। पास्ट लाइफ देखने का देखिए एक नियम होता है कि आप परमिशन के थ्रू देखें। अगर आप मेडिटेशन में हैं और जो सोल डिपार्टेड हैं वो हमसे कनेक्ट कर रही हैं तब तो ठीक है, बट आप अगर मोदी जी को देखें तो उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखिए, वो है एक इवॉल्व्ड सोल। रूट चक्र उनका देखिए, मतलब स्टेबिलिटी, गजब की स्टेबिलिटी है उनमें, गंभीरता, सर्वाइवल का कोई इशू नहीं है उनको पता है उन्हें किस टाइम पर क्या डिसीजन करना है, लेना है और उसको कैसे पूरा करना है, ठीक है। गजब का कंट्रोल इमोशंस पे, गजब का कंट्रोल। वाकई जितने भी, कई बार मैंने उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी भी है, जैसे जर्मनी में वो एक बार गए थे और वहाँ पर उनकी फैमिली भी गई थी, बट उनकी फैमिली कुछ रिलेटिव्स उनके गए थे, उनकी फैमिली को वो चीज़ें जो, अब भाई वो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है, उनको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट और जो भी चीज़ें मिलना था उसके लिए साफ मना कर दिया गया था मोदी जी की तरफ से कि नहीं, वो जैसे नॉर्मल लोग हैं उनको वैसा ही ट्रीटमेंट देंगे। तो मतलब इमोशंस पे भी कंट्रोल है उनका। ऐसी सोल ना यहाँ पर कुछ बदलाव लेकर आती है, वो आती ही इसलिए है कि कोई क्रांति लानी, कोई बदलाव लाना है। ये फ़र्क है संत में और एक इवॉल्व्ड सोल में। जो संत होते हैं ना वो एक प्रोटोकॉल नियम के तहत चलते हैं, लेकिन इवॉल्व्ड सोल जब जन्म लेती है तो वो कुछ नया क्रांति, कुछ नया बदलाव, सबको एक जैसा यूनिटी में बांध कर आगे लेके जाने के लिए आती हैं। अब आप देखिए, जब से वो पीएम बने, सनातन कहाँ भागा है जी। युवा में जो देश प्रेम आया है, आपकी जनरेशन जो अब चीज़ों को जानने लग गई है, रामायण महाभारत ग्रंथों के प्रति जो चीज़ें आ गई हैं, लोगों को धर्म के प्रति जो जागरूकता हो गई है, वो किससे आई है? इनसे आई है। तो वो एक ओल्ड सोल है। ओल्ड सोल का मतलब है कि कई बर्थ उन्होंने लिए होंगे, कई बर्थ में उन्होंने गलतियां भी करी हैं, कई बर्थ में उन्होंने उसको रिपीट भी किया है, लेकिन पिछले कई बर्थ से उसको सीखते 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 अब इस पर आ गए हैं कि अब बदलाव का टाइम है, मैं खुद भी बदलूंगा और दुनिया को भी बदलूंगा। तो इंडिया में जो इंडिया का नाम अभी हुआ है कुछ सालों से, वो हुआ भी मोदी जी के कारण है। ऐसी ही एक इवॉल्व्ड सोल एक और है, प्रेमानंद जी महाराज। हाँ जी जी। आप सोचो कि 16 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। क्या मेंटल स्टेटस होता है, क्या मेंटालिटी होती है, स्टेबिलिटी 16 साल के बच्चे का, कि उन्होंने घर छोड़ा है और वो भी ईश्वर प्राप्ति के लिए, परमार्थ प्राप्ति के लिए। वो भी एक ओल्ड सोल है, इवॉल्व्ड सोल है। आपने उनकी पास्ट लाइफ का कोई आइडिया है? प्रेमानंद जी की पास्ट लाइफ क्या है? ये वो खुद ही, उनका ऑरा, वो खुद इतने खूबसूरत हैं, उनको तो प्रेजेंट में ही ऐसा लगता है देखते रहो, पास्ट में तो जाने का नहीं, ये तो गलती भी मैं नहीं करूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो श्री कृष्ण के ही अवतार हैं सीधा, और वो कहते हैं कि वो श्री कृष्ण ही हैं, वो हमें सिखाने के लिए आए हैं। आप देखो, वो आपको ना किसी धर्म के प्रति कुछ गलत बोलते हैं, ना किसी व्यक्ति के लिए कुछ गलत बोलते हैं, ना कोई टिप्पणी देते। बल्कि एक मैंने इंटरव्यू सुना था, उनसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने पूछा था कि अगर किसी की कुंडली में दिख रहा है कुछ गलत हो तो हम बताएं, तो उन्होंने साफ कहा, और ये मैं भी मानती हूँ, कि आप गलत बताओगे तो वो और डीमोटिवेट होगा कि अब तो लाइफ में खराब ही है सब कुछ। तो आप वो बताओ जिससे उसमें मोटिवेशन जागे, इच्छा जागे कि कुछ नया करना है लाइफ में और हम सुधार सकते हैं। तो वो आपको ना जगा रहे हैं, हिला रहे हैं कि जागो, नींद से टाइम आ गया है, ये सारी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा मतभेद, ये सारी चीज़ें, जाति पाति सब छोड़ो और आगे बढ़ो। तो इससे ज़्यादा मतलब और क्या ही, ईश्वर अवतार ही हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं। और एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है कि वो हर एक भगवान देवी देवता के प्रति उनका सेम वो है। ऐसे नहीं कि जैसे कि हाँ, कि मैं कृष्ण को मानता हूँ, तुम नहीं मानते तो तुम मेरे प्रिय नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है उनके। हाँ,
वो कोई बोलते हैं कि मुझे राम का नाम पसंद है, जपो राम जी को जपो। और ये इससे फ़र्क पड़ेगा। मैं खुद ये कर रही हूँ, आपको ये एडवाइस करती हूँ, आप एक काम करना, वो लेना जिस पे हम नाम जप जी करते जी हैं, जी। और दिन में जब भी खाली बैठे हो ना, जिसको भी आप, जैसे आप हनुमान जी को मानते हैं ना, हनुमान जी का नाम जप करना, आप देखना आपके अंदर क्या एनर्जी लेवल बढ़ता है, क्या परिवर्तन आने शुरू होते हैं। ये मैंने खुद ने भी फील किया है। जी जी। ये सबको करना चाहिए। तो वो तो एक है ही इवॉल्व, मोदी जी की तरह ही उनने एक अलग तरीके की इस फील्ड में चेंजेस ही तो ला रहे हैं वो, जी धर्म के प्रति, आस्था के प्रति। जी जी। अच्छा, मोदी जी को देखकर भी ऐसा लगता है कि उनकी जो पास्ट लाइफ रही होगी वो उनमें वो स्पिरिचुअल रहे होंगे। बिल्कुल स्पिरिचुअल रहे होंगे, तभी तो उन्होंने यहाँ पर कौन सी चीज़ें जोड़ी, देश को जोड़ा साइंस से, स्पिरिचुअलिटी से। आज योगा दिन कितना खास हो गया है यहाँ पर इंडिया में मनाने के लिए। ऋषिकेश को ये योग कैपिटल बोलने लग गए हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं ऋषिकेश। फॉरेनर्स आ रहे हैं। अब पहले ऐसा होता था कि यहाँ से बाहर लोग जाते थे, अब तो मैंने कितने वर्कशॉप्स ऐसे कर लिए, कितने रीडिंग्स ऐसे कर ली जिसमें बाहर के लोग, मतलब दोज हु आर फॉरेनर्स, वहाँ की डीएनए ही वहाँ के हैं, वो यहाँ पर आना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो ये किसने किया है? ये उसके पहले तो नहीं था ये सारी चीज़ें। अब वॉर में भी देख लो आप, अगर जब भी होती है तो सबसे स्ट्रांगली हम ही खड़े हाँ होते हैं, जी। इंडिया ही खड़ी होती है। ये किसने किया है? ये चेंजेस उन्होंने ही किए। वो हमने भी रिसेंट वॉर में देख ही लिया। Yes. इवन वीडियोस आ रही थी कि वो ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं, उनको कोई डर ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है। तो लेकिन अब मुझे लगता है, ऐसे मैंने देखा नहीं है उनके बारे में, ना मैं क्लेम करूँगी, बट मुझे लगता है कि अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देकर और जाएंगे, एग्जिट लेंगे वो अपने रोल से। अभी हमने लोगों की बात कर ली है कि योगी जी की पास्ट लाइफ क्या है या मोदी जी की पास्ट लाइफ क्या है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कोई बताएंगे कि जो बर्थ मार्क्स होते हैं उनका पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन होता है, एंड इफ़ होता है तो कोई आप क्लाइंट का केस बताएं कि हाँ ये है। बिल्कुल होता है। ठीक है, मेरी एक क्लाइंट है, वो मेरे पास रीडिंग के लिए आए थे। जब उनके एनर्जी पे टैप इन किया, मैंने उनको बोला आपके पैरों पे कोई बर्थ मार्क है क्या? तो उन्होंने मुझे बताया कि बर्थ मार्क जब वो पैदा हुई तब तो नहीं था, लेकिन 1 महीने के अंदर किसी रीज़न के बिना, पता नहीं अचानक से कहाँ से क्या हुआ, और उनकी सर्जरी हुई पैरों की। उसमें ना कट लगा, ना मतलब कट तो लगा, बट ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके का बर्थ मार्क आए। और उस सर्जरी के बाद पूरा एक ऐसा काला, जैसे हम नील पड़ गया जी, वैसा जी, नहीं, जी। वैसा एक बड़ा सा बर्थ मार्क उनके पैरों में है। ये उनके जन्म के 1 महीने बाद ही हो गया, और कितनी कोशिश कर ली लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उनके पास्ट में जब हमने जाकर देखा क्यों लेकर आई थी वो बर्थ मार्क, यहाँ पर उनको रिलेशनशिप के इश्यूज थे, मतलब अपने मम्मी पापा से भी नहीं बनती, उनकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है फैमिली से। तो जब हमने पास में जाकर देखा तो ये देखा कि वो एक मेन थी, पिछले बर्थ में एक आदमी रही हैं, और बहुत क्रूअल मेंटालिटी कि सिर्फ मेरी चीज़ें टाइम पर हो जाए, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है दुनिया में। तो वो अब्यूसिव रही हैं अपने स्पाउस के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। तो वो लकड़ी से पिटाई करती थी, और इतना इतना, मतलब वो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, कुछ लोग होते हैं कि जब तब तक मारेंगे जब तक हमें शांति ना मिले। तो वो इतना अपने बच्चे को मारते थे जिसके कारण उनके बच्चे की पैर की हड्डियाँ चूर चूर होके टूटी थी। मतलब सिर्फ एक वो नहीं था, फ्रैक्चर नहीं था, कई उस मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए थे उसके कारण। और उसके बाद उस बच्चे ने इसी जो ट्रॉमा और जो डोमिनेशन उसको घर में हुआ, अब्यूज़ हुआ, फिजिकल अब्यूज़ हुआ, उसके कारण उसने अपनी फैमिली वगैरह सब छोड़कर वो अपनी 20 से 25 साल की उम्र में बाहर चला गया था। जिस वक्त वो मेरे पास आई थी उनका 45 एज हो गया होगा, 45 एज रही होगी। शादी नहीं हुई थी, बच्चे, अब शादी नहीं हुई, उन्हें बच्चा तो चाहिए, लेकिन अब शादी नहीं हो रही तो बच्चा होगा कैसे? क्योंकि वो उनके साथ उनकी एनर्जी वाइब्रेशन ही ऐसी थी कि वो कोई और सोल उनकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रही है। और वो उस जो जख्म उन्होंने किसी को दिया था, एग्जैक्टली वही पेन उनको उनके पैदा होने के बाद में आया पैरों पर 1 महीने के अंदर, और एग्जैक्टली वैसा ही बर्थ मार्क उनके पैरों पर आ गया। ओके, सो बर्थ मार्क का कनेक्शन होता है पास्ट लाइफ से? बिल्कुल होता है। एक केस है, बहुत बहुत वायरल केस है टीटू सिंह का। वो इस जन्म में उसके सर पर
एक निशान है यहाँ पर। जब उसका पास्ट लाइफ देखा गया तो उसको पिछले जन्म में किसी ने उसको गोली मार के हत्या करी थी उसकी, सेम एग्जैक्ट यही जगह पर, तो यहाँ पर उसके निशान है। तो हाँ, बर्थ मार्क का पास्ट लाइफ से कनेक्शंस तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जैसे आप बर्थ मार्क की बात कर रहे हैं, क्या तिल के भी कनेक्शन होते हैं पास्ट लाइफ से? जो बड़े तिल होते हैं कुछ, तो वो भी क्या पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड है? ऐसा हो सकता है, बट ऐसा मैंने देखा नहीं है। ओके। मतलब मैं इसीलिए दावा भी नहीं कर सकती। हो सकता है, बट जो बड़े तिल होते हैं उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हो। अभी जैसे आपने एक केस बताया है, कोई और भी केस आप बता सकते हैं बर्थ मार्क से रिलेटेड? बिल्कुल बता सकती हूँ। वो एक्सीडेंटल केस है। तो जिसकी रीडिंग की थी उनका एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हुई है ओके। पहले के बर्थ में। अच्छा, और उन्हें स्पीड से रोड पे गाड़ी चलाने से डर भी लगता है। ही इज़ अ मैन, बट उन्हें गाड़ी चलाने से, स्पीड में स्पेसिफिकली गाड़ी चलाने से डर लगता है। तो ये पूरा बाकायदा देखा हमने कि वो स्पीड में जा रहे हैं और किसी एक बड़ी गाड़ी से टकराए वो, जिसके कारण उनकी डेथ हुई। और बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये पूरा जो है उनका वो दब गया, जिसे हम बोलते हैं ना, पूरा चकनाचूर हो गया जैसी स्थिति। अब इस बर्थ में वो यहाँ पर पूरा एक साइड उनके बाल नहीं है। अभी भी इस बर्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको फिजिकली, ना पेन है, ना पेन कभी कभी होता है, लेकिन इस साइड में बाल नहीं है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा जैसे हम स्टिच करते हैं ना, क्या बोल सकते हैं हम, जो सर्जरी के बाद में स्टिचिंग ही बोलते हैं, हाँ। वो पूरा यहाँ पर ऐसा लंबा ऐसा बना हुआ है। तो ये भी हमने एक्सप्लोर किया है। बिल्कुल होता है, और कई लोगों के साथ होता है। कनेक्टेड ही है सारा पास्ट लाइफ से। यस। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में ही बोला कि कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, कि एवरीथिंग इज डेस्टिनी, डेस्टाइन्ड। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम डेस्टिनी की भी बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि मेरी डेस्टिनी बहुत बुरी है, क्योंकि जैसे लड़कियां बोलती हैं कि मुझे लड़के चीट करके चले जाते हैं, मेरा यूज़ कर कर चले जाते हैं, मेरी लव लाइफ हमेशा ही बेकार रही है। ऐसा कोई क्लाइंट केस आया है जैसे आपने पास्ट लाइफ देखी हो और पता लगा हो कि तुम्हारे साथ ये इसलिए हो रहा है कि तुमने ये करा था पास्ट लाइफ में? बिल्कुल आया है, और कई ऐसे इस तरीके के केसेस तो आते हैं। एक व्यक्ति की रीडिंग की थी, उनमें अपने प्रीवियस बर्थ में, और एक नहीं मल्टीपल प्रीवियस बर्थ में, उनका ये था कि उनको हर चीज़ की डिज़ायर थी। मतलब डिज़ायर ऑफ अ वुमेन। ओके। कि चाहिए, बस देना उनको कुछ नहीं है, ना सिक्योरिटी देना है, ना कमिटमेंट देना है, ना कुछ और देना है। he only wants some other kind of desires from the women. और ये satisfy करने के लिए उन्होंने multiple relations किए, just for fun, just to fulfill their own desire. multiple relations उनके रहे, यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रो वाला एक जो था वहाँ पर। उसी बर्थ में जहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही थी, उसी बर्थ में जब उनकी मदर ने उनको इस चीज़ के लिए रोका कि ये गलत कर रहे हो आप, अभी रुक जाना चाहिए, इसको यहीं बंद कर दो, तो उन्होंने अपने मदर से भी रिश्ते नाते तोड़ दिए। अब वो इस बर्थ में आए। पहली चीज़ जो मैंने उनसे पूछी थी रीडिंग में, मुझे अभी भी याद है, मैंने पूछा था आपकी इक्वेशन विमेंस के साथ ठीक नहीं है, आपको स्त्री दोष है। तब उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी ने मुझे 6 महीने का जब मैं था तभी छोड़ दिया। जिस दूसरी फैमिली में ने मुझे अडॉप्ट किया, उनके ही अपने रिश्तेदार ने, क्योंकि मम्मी के 3 बच्चे हैं, लेकिन इन्हें ही छोड़ दिया। जिस दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट किया, उसमें जो इनकी जो मदर की भूमिका जिन्होंने निभाई, उनके साथ इनके रिलेशन जैसे ही अच्छे स्ट्रॉन्ग बिल्ड होने लग गए, उनकी डेथ हो गई मदर की। ओके। अब इनके अफेयर हुए, ये 100% उसमें देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट करके लड़की उसे छोड़ रही है और पूरी तरीके से यूज़ कर रही है, मनी वाइज भी, इमोशन वाइज भी, हर तरीके से यूज़ करके छोड़ रही है। 3-4 अफेयर के बाद में शादी हुई, 5 साल शादी टिकी, और वाइफ ने बोला कोई रीज़न नहीं है, बट वाइफ ने बोला कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, वाइब मैच नहीं हो रही है, वाइब मैच नहीं हो रही है। तब जब मैंने उन्हें बोला वुमेन की इक्वेशन नहीं है, तो उन्होंने बोला एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है मेरे साथ में कि मेरी किसी भी फीमेल के साथ में बन ही नहीं पा रही है। जबकि वो चाहते हैं कि मैं कितना गिव कर दूं, हाँ, कितना उनको और प्यार दे दूं, बट स्टिल। हाँ, और मदर के प्रति उनका नफरत जैसी चीज़ें थी कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा उन्होंने नहीं छोड़ा, आपने था पहले के बर्थ में। उन्होंने तो सिर्फ आपको सही रास्ता दिखाया कि तब नहीं सुधरे थे, अब सुधर जाना इस बर्थ में। अकेले जो भी डिसीजन आपके लाइफ के लिए ने अकेले लोगे, मैं साथ नहीं दूंगी गलत में। देन ऐसे लोगों के लिए क्या रेमेडीज आप देते हैं?
इसके बाद जब उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जाकर अनुषा अपनी मम्मी से माफ़ी मांगी। उन्होंने बात बंद कर दी थी अपनी मम्मी से। उन्होंने अपनी मदर से बात करना स्टार्ट की, थोड़ी सी और पेशेंस के साथ में, और हम्बलनेस उनकी मन में आई, स्पेसिफिकली फीमेल्स को लेकर। और टचवुड, जो वाइफ जिनके साथ में उनका डिवोर्स हो चुका था, लेकिन अभी उनकी दोबारा बात हो रही है। तो उन्होंने दोबारा, क्योंकि 7-8 महीने बाद दोबारा, मुझे ऐसे तो याद नहीं रहता, बट उन्होंने दोबारा सेशन लिया था इसीलिए बताने के लिए कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्रैक पर आ रही है मैम। और जो मेरी एक्स थी, उन्होंने मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की है, बट अभी कुछ टाइम मैंने रोका है कि पहले हीलिंग प्रोसेस पूरा होने दीजिए, जो आपको करना है वो करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। ओके। ये होता है, रिजॉल्व भी होता है। प्रॉब्लम्स ईश्वर देता ही आपको इसलिए है ताकि उसको आप ठीक कर सकें, एंड आई थिंक उससे कुछ सीख सकें। ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि अगर किसी को बिट्रेयल यहाँ मिल रहा है इस लाइफ में, सो शॉर्ट है कि पास्ट लाइफ में उसने बुरा ही करा होगा किसी के साथ, इसलिए ही हो रहा है। गीता में लिखा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपके साथ जो हो रहा है, आपने कहीं ना कहीं 100% किया है, इसीलिए वो हो रहा है। अब जितने जल्दी आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, आप उतने जल्दी इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ओके। अच्छा, अभी हमने जैसे बिट्रेयल की बात करी है कि यूज़ करके थ्रो कर देते हैं, ऐसे ही एक इंडिया में तो बहुत ये केस रहता ही है कि सास बहू को परेशान कर रही है और बहू परेशान है, या फिर दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं। ऐसा कोई केस आया है जिसकी आपने पास्ट लाइफ देखी हो? ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है। उनके साथ मैंने उसके बाद कई सेशंस किए हैं, क्योंकि तो एक लेडी आई थी मेरे पास, 50-55 ईयर्स की होंगी वो, और इंडिया में रहती हैं, बट उनके बेटे और उनकी बहू बाहर रहते हैं। तो उनको 20 दिन में बाहर जाना था, और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे अर्जेंटली रीडिंग लेनी है। अब इस एज पर मुझे लगता है कि अगर कुछ अर्जेंट है तो मैं एक बार बात कर लूँ, अगर सूटेबल है, मैं कर सकती हूँ तो कर लूँ। मैंने उनसे पूछा क्या बात है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 20 दिन में जाना है और डेट नहीं मिल रही है मैम, मुझे अर्जेंट रीडिंग कर दीजिए। मैंने कहा चलिए ठीक है। रीडिंग होती है, और रीडिंग में ये समझ में आता है कि उनकी बहू वैसे तो बहुत अच्छी है उनके साथ, लेकिन जैसे ही बहू का बच्चा होता है, वो अपनी सास को बिल्कुल ऐसा, मतलब हेट टाइप करने लगती, नफरत करने लग रही है। वो बच्चे को नहीं दे रही है, उससे बात ही नहीं करने दे रही है, फेस तक नहीं देखने दे रही है। सास अपने पोती के पास जाए तो वो घबरा जाती है, वो बहू तुरंत आ जाती है कि नहीं आप यहाँ से जाओ। अब उसमें ये हुआ था कि किसी एक पास्ट बर्थ में इन्होंने इनकी अपनी डॉटर इन लॉ की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग डॉटर इन लॉ का मर्डर किया था। और अब जब इस सोल ने एक सोल को जन्म दिया यहाँ पर, तो दोबारा वही इमोशन उसका ट्रिगर हुआ कि ये पहले भी मुझे हार्म कर चुकी हैं और अभी भी मुझे और मेरी फैमिली को हार्म करेंगी। तो उन्होंने अपना पति और अपना बच्चा इनसे दूर करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने ये रीडिंग की और मैंने उनसे बोला कि आप इनका नाम लेकर कुछ बहुत सारी चीज़ें उनको करने को बोली थी, और इसके साथ में एक फॉरगिवनेस करना स्टार्ट करो, आपके जाने के बाद में आप देखना बहुत चेंजेस मिलेंगे। टचवुड वो गई हैं, 15 दिन बाद, वहाँ पहुँचने के 15 दिन बाद वो मुझे कॉल करती हैं कि मैं ना अभी आपसे बात कर रही हूँ और मेरे गोद में मेरी पोती है। ओके। और अभी इक्वेशन ठीक है उनके बीच की। रियलाइज़ करते हो आप, जहाँ से आप जो भी पास्ट, अभी आप जो भी भोग रहे हो, कहीं ना कहीं तो आपकी किसी बर्थ से आ रहा है। जब आप उस पर टैप इन करते हो, जब आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ गलती हमारी भी थी, फिर आप उसको सुधारने के लिए एक्शंस लेते हो, तो चीज़ें 100% बदलती हैं। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम अपने पास्ट लाइफ के बैड कर्मास को रिमूव कर सकते हैं। फॉरगिवनेस एंड एक्शंस। अब एक्शंस किस डायरेक्शन में लेना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि हमें याद नहीं है कि हमने पिछले जन्म में क्या करा था, तो आप कुछ टेक्निक्स बताएंगे जिससे हम अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ ना, ईश्वर को मूर्तियों में तो ढूंढ रहे हो आप, इंसानों में ढूंढना शुरू कर दो कि आपके अंदर भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है। तो अगर आप मेरे साथ गलत कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मुझे कुछ सिखा रहे हो या दिखा रहे हो। अब दिखा जो रहे हो वो मेरे ही किसी पास्ट बर्थ का कुछ तो एक्शन दिखा रहे हो, और मुझे सिखा रहे हो कि इससे माफ़ी मांग कर इसको या फिर इसको बेयर करके आगे बढ़ जाओ।
तो जब आप इस तरीके से किसी को भी देखने लगोगे, अपना नज़रिया बदलने लगोगे ना कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपने रिपीट किया है, इस वजह से हो रहा है। जैसे मैं आपको एक केस स्टडी बताती हूँ। गुजरात के एक होटल व्यवसायी हैं। ठीक है? अब उन्होंने उनकी चेन ऑफ होटल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है वेल्थ की, लेकिन पैसा घर के अंदर नहीं आ पाता। ओके। पैसा आता है, पैसा जाता है ना, होटल चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन पता नहीं पैसा जाता कहाँ है, ना वो उसको भोग पा रहे हैं, ना घर के अंदर उस लक्ष्मी को ला पा रहे हैं। उनके बेटे आए थे मेरे पास रीडिंग करने। जब उनकी रीडिंग की तब उनकी रीडिंग में आया कि 7 पीढ़ियों से उनके घर की महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुए हैं। उनकी रीडिंग में मैंने बोला ही था, लक्ष्मी का अनादर करोगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी। और ये चीज़ इस बर्थ में भी उनके साथ रिपीट हो रही थी उनके फादर के थ्रू। और जब हमने रिकॉर्ड्स में, ये मैं आपको वही बता रही हूँ कि कैसे अपने एक्शंस सुधारें। जब ये चीज़ रिकॉर्ड्स में आई, वो बेटा एक्चुअली इन सारी पीढ़ियों से ये उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि अब जो भी पीढ़ियों का जो भी कर्स चला आ रहा है ना हमारे यहाँ पर कि लक्ष्मी आ नहीं रही है घर के अंदर तक, ये मैं तोड़ूंगा। तो इसके लिए उसने कई तरीके की अपनी हीलिंग्स ली, डिसीजंस। तो पता तो था, वो अपनी मम्मी के प्रति बहुत डिफेंसिव था कि पापा कुछ बोल दे तो पहले आगे आगे खड़ा हो जाएगा कि इन्हें मत बोलना। जब उसको ये चीज़ पता चली, उसके बाद उसने जाकर अपने फादर से बात करी। फादर को भी ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई। उसके बाद कम से कम 1.5-2 साल बाद उसने मुझे बताया था कि अभी मेरी मम्मी भी खुश हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आने लग गई है। तो उन्होंने चेंज क्या किया, अपने एक्शंस चेंज किए। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ इस व्यक्ति की इक्वेशन क्या रही है और आप क्या ऐसा करोगे जिसके कारण चीज़ें ठीक हो सकती हैं आपके लाइफ की। आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। ओके। मैं हर बार ये कहती हूँ और दावे के साथ कहती हूँ, आपके कोई भी ग्रह कहीं भी बैठे हों, अगर आपके कर्म सही है, अगर आपके इंटेंशन सही है, लोगों के प्रति आपका व्यवहार सही है, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आप हर उस बुरे इफेक्ट इम्पैक्ट जो अभी भी चल रहा है, जो आपकी कुंडली भी दे रही, उससे बाहर निकल जाओगे। ओके, नाइस। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जैसे हम अंबानीज़ की बात करते हैं कि यार उन्होंने, जैसे अंबानीज़ के बच्चे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं करा और उनको इतना पैसा मिल गया, ठीक है। और ऑन दी अदर एंड वो खुद के लिए बोलते हैं कि हमारे पास पैसों की बहुत कमी है या पैसा नहीं आता है। आपने ऐसे किसी क्लाइंट के केस देखा है? तो मैं वो जानना चाहती हूँ। जिनके आप नाम ले रहे हैं उनके बहुत ही करीबी की रीडिंग की है मैंने। तो देखिए, जब आपको ईश्वर किसी बर्थ में सब कुछ देने वाला बना देता है ना, उसके पहले कई बर्थ में वो आपके बहुत एग्जाम ले रहा होता है। अच्छा। अगर आपने वो एग्जाम क्लियर कर दिए तो भाई आप तो हो गए ग्रेजुएट। अब आप ले लो अपने पसंद की फील्ड, पैसे चाहिए पैसे ले लो, और कुछ चाहिए वो ले लो, नाम चाहिए नाम ले लो, राजा बन जाओ। मैंने जिनकी रीडिंग की थी वो एक झांसी के जो राजसी परिवार होते हैं उनको बिलोंग करते हैं। तो उनकी कई पीढ़ियों ने वहाँ पर सेवा की है उस महल में, या बोल सकते हो सल्तनत में। तो वो काम करते थे जैसे ट्रेजरर होते हैं ना, कि जो भी धन है उसका पूरा हिसाब किताब वो करते थे। अब ऐसी जगह पर आप बैठकर अगर आपकी नीयत बिगड़ जाए तो आपका कर्म बिगड़ गया, जो मोस्टली बिगड़ जाती है लोगों की। उनको वो सब कुछ उनका अपना नहीं था, राजा का था, और वो उसको सिर्फ देख रहे थे, उसको संभालने का काम उनको मिला होता। कोषाध्यक्ष बोल सकते हैं इसको। लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से वो सेवा भी करी, ना उसका खुद के लिए कोई उपयोग करा। जो जैसा राजा ने बोला उनको वैसा दिया, लोगों की भी सेवा करी, मतलब अपने ही पैसों से लोगों की भी सेवा करी उनकी पीढ़ियों ने। अब पिछले 2 से 3 पीढ़ियों से उनके घर में वेल्थ की कोई कमी नहीं है। मतलब लक्ष्मी आप घर के किसी कोने में देख लो, आपको है, उनका वास है। ओके। तो ये उन्होंने उनके साथ जो एग्जाम लिया गया ना, ये पोजीशन आपको दे दी कि आपको भाई धन के बीच में बैठना है, लेकिन उसका नियत नहीं बिगड़नी चाहिए। तो जब आपने वो एग्जाम पास कर लिया, आपकी नियत ठीक रही, आपके इंटेंशंस एक्शन ठीक रहे, तो इस बर्थ में उनको बिल्कुल राजा जैसा ही बनाकर यहाँ पर भेजा हुआ है। ये आपने केस बताया कि उन्होंने इतना अच्छा से परफॉर्मेंस दी, जो भी टेस्ट लिया गया, तो उनको बहुत धन मिला। अब ऐसे ही इसका उल्टा अगर हम करें कि उन्होंने ये करा एंड इसकी वजह से आज पैसों की बिल्कुल कमी है। तो एक रीडिंग मैंने की थी, उसमें उनको लगा कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच की इक्वेशन खराब है और ये उनके कारण कर्म भोग रही हैं।
पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर लूँ कि आप अपने कारण कर्म भोग रहे हो, मैं कुछ भोग रही हूँ वो मेरे कारण है, इसमें आपका या मेरे परिवार में या किसी और का कोई लेना देना नहीं है। जब हमने उनकी पास्ट में जाकर देखा तो पास्ट में वो एक एंटरप्रेन्योर रही हैं, एक बिजनेस मैन रही हैं, इस बर्थ में वो विमेन हैं, बिजनेस मैन रही हैं। और चाहे वो उनके माँ बाप हैं या वो उनके कोलीग्स हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, उनके अपने घर वाले, उनके बच्चे, किसी की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था, बहुत ख़राब रवैया था। मतलब उनके साथ ऐसा चलता था कि अगर उनका मूड सही है तो घर में बात होगी, अगर उनका मूड ख़राब है तो आप चू चा नहीं कर सकते घर में। इस तरीके की पर्सनैलिटी रही है। जब उनके पास्ट में देखा तो देखा कि उनका बच्चा एक कोने में बैठकर रो रहा है, ये पास्ट बर्थ में था। और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा कमाना और बहुत फेमस हो जाना, इसमें इतना अंधे हो गए थे कि जब ये इनकी वाइफ ने कंसीव किया था तो इन्होंने बोला था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इसको यहीं ख़त्म कर दो, इसको मार दो। और जब वो बच्चा हुआ तब भी उससे कोई मोह नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं, देखा नहीं। बच्चे से पूरी एक्सपेक्टेशन कि तुम मुझे ऐसे ही समझ लो जैसा मैं हूँ, लेकिन उसकी बात दबा दी गई, सप्रेस कर दिया गया हर बार उसको। अब वो इस बर्थ में आई, जब तक उनका बच्चा नहीं हुआ लाइफ बिल्कुल सेटल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं थी, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा ही उनका बच्चा आता है, इस बर्थ में वो फीमेल बन के आई, जैसा ही उनका बच्चा आता है उनकी लाइफ पूरी पलट जाती है। जॉब चली गई, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गया, उन्हें लगा हस्बैंड के साथ कर्म है, रीडिंग में निकला कि आपके बच्चे के साथ कर्म है। और बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड वॉइस उसने लास्ट बर्थ में झेली है अपने पापा के थ्रू, उसके कारण आज वो बोल नहीं पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। उसको सोशल एंजाइटी है, वो हर वक्त अपनी मम्मी से चिपका रहता है और मम्मी से डरता भी है। ये दोनों चीज़ें, उसको चाहिए भी मम्मी पर डर भी मम्मी से। ये चीज़ें जब उनकी रीडिंग में आई कि आपने ये, जब आपको सब कुछ ईश्वर ने दिया, आपको उस लायक बनाया कि आप मेहनत करो और पालो जो पाना है, तब आपने उसकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं किया, अपने ही घर वालों को अपनी पोजीशन के कारण दुख तकलीफ पहुंचाई। तो आज आपका ही जैसे फैमिली एक्सपेंड हुई, आपका वही बच्चा जिसको आपने पहले डिनाई किया था कि मुझे नहीं चाहिए, वापस आपके वूम में आया, और वो जैसे ही आया चीज़ें बदल गई लाइफ की। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है तो उसने उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ गलती कर रखी है पास्ट लाइफ में। यस। तो ऐसा भी मैंने देखा है केस कि एक बिजनेसमैन है, इंदौर के हैं वो, और बहुत पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें, लेकिन उन्होंने एक कंपनी शुरू की, अभी 3-4 साल पहले एक कंपनी शुरू की, और उस कंपनी में इन्वेस्ट करवाया लोगों का मनी, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो पैसे सबके भी डूब गए, उनके भी डूब गए। अब वो लोगों के पैसे चुका रहे हैं, वो चुका रहे हैं बाकायदा। जब उनकी हमने रीडिंग की थी तो ये आया था कि पहले वो चिटफंड जैसी चीज़ें नहीं होती थी कि पैसा ले लो और फिर भाग जाओ, तो ये उन्होंने कम से कम 15 से 20 लोगों के साथ किया। जब मैंने उन्हें बोला 15 लोग, उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि एग्जैक्टली 15 ही लोग हैं जिनका मैं अभी चुका रहा हूँ। ओके, तो जो आप 1 रुपये भी किसी का अगर लेकर आए हो, आपको वो भी चुकाना पड़ेगा, बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। मैम आपने इतनी सारी रीडिंग्स कर ली हैं और आपने पास्ट लाइफ्स देखे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कोई ट्विस्टेड केस बताइए जो आपके लिए भी मेमोरेबल है या फिर जो कुछ अलग है, यूनिक है, पास्ट लाइफ आपने किसी की देखी हो। ओके, एक लड़की की रीडिंग की थी मैंने, और वो मतलब होगी 35 से 40 के बीच में, मैरिड है। हुआ यूँ कि जब हमने उनको रिलेशनशिप इश्यूज़ थे, और वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हैं अपने हस्बैंड को। हस्बैंड कितना भी अच्छा कोशिश करे उनके लिए कर देने की, उनको इमोशनली अवेलेबल होने की, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। अब उनके ये इश्यूज़ शुरू कहाँ से हुए, तो पास्ट 2 से 3 बर्थ में उन्होंने अपनी फैमिली में भी और अपने साथ में भी जो रिलेशनशिप में हस्बैंड के थ्रू वो फीमेल ही बनकर आई, 3-4 बर्थ में फीमेल ही बनकर आई। वो सिर्फ बेयर कर रही हैं चीज़ें, मतलब हस्बैंड है बट उनके लिए अवेलेबल नहीं है, हस्बैंड के मल्टीपल रिलेशंस हैं, सब कुछ है। तो उनका क्या बन गया माइंडसेट 2-3 बर्थ से कि ये जो मेल्स होते हैं ना, ये सब ऐसे ही होते हैं, बेकार होते हैं, ये बेकार होते हैं, ये सिर्फ यूज़ करते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने ना भाई को एक्सेप्ट किया, ना अपने फादर को कभी एक्सेप्ट कर पाई, ना अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट किया। शादी कर ली क्योंकि सोसाइटी में करनी होती है, सोसाइटी के लिए साफ बोला उन्होंने, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे सोसाइटी को क्या जवाब देंगे, तो शादी कर ली, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं अपने हस्बैंड में।
ट्विस्ट ये हुआ, सडनली उनकी लाइफ में एक लेडी आती हैं, वो भी मैरिड हैं, लेकिन अचानक से उनका आकर्षण उस लेडी के प्रति बढ़ जाता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, बट अचानक उनका आकर्षण उस लेडी के प्रति बढ़ जाता है और उस लेडी का भी इनके प्रति बढ़ जाता है। अब आप ये समझ सकते हो कि उनके बीच में एक अलग ही इक्वेशन चालू हो गई। वो आए ही ये थे जानने कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, वो यही जानने आए थे कि मेरा लेडी के प्रति आकर्षण क्यों बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है। अब ये लेडी जो उनको मिली, ये उनके पास्ट लाइफ में उनको, जैसा होता है ना कि हम बहुत भरे हुए हैं और हमारे पास सुनने वाला कोई नहीं है, तो ये उनकी एक खास दोस्त रही, हीलर रही, एक उनको मोटिवेट उन्होंने किया पूरे बर्थ में कि कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वो उनके लिए एक सेफ स्पेस बन गई। अब जैसे ही मेरी क्लाइंट ने उस लेडी की एनर्जी को फील किया, सोल समझती है कि हम किसके साथ में हमने अच्छा टाइम गुजारा है, किसके साथ में गलत टाइम गुजारा है, सोल को पता है। जैसे ही उस वाइब्रेशन से उनकी सोल वाइब्रेशन कनेक्ट होती है, उसके प्रति उनको आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण ये था कि ये मुझे हर्ट नहीं करेगी, दुनिया में मेरे साथ कोई भी कैसे भी बिहेव कर लेगा, लेकिन ये सिर्फ मुझे संभाल के रखेगी। तो ये बहुत ही यूनिक केस था मेरे लिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अचानक से उनका आकर्षण किसी फीमेल के ही प्रति बढ़ गया, और उस फीमेल का भी उनके प्रति बढ़ रहा है। फीमेल का भी उनके प्रति यही बढ़ा। और इस बर्थ में भी इक्वेशन यही थी कि वो उनकी मदर की तरह उनकी केयर कर रही हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, आप जो बोलोगे वो मेरे तक है, मैं आपको हील कर रही हूँ, मैं आपको नर्चर कर रही हूँ, सब कुछ वैसा ही है। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि जब एक लड़की लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है, या लड़का लड़के की तरह ही अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो दोनों सोल्स का कुछ कार्मिक रिलेशन है, पास्ट लाइफ से। कार्मिक रिलेशन है, और इसका ये भी मतलब है कि एक स्पेसिफिक जेंडर के थ्रू आपने कई बर्थ में कई तरह के बिट्रेयल फेस किए हैं। जैसे कई बार एक ट्रांसजेंडर जन्म लेता है ना फैमिली में, तो कई पीढ़ियों में वुमेन्स के साथ अत्याचार हुआ रहता है, तब अपने घर की पीढ़ियों की उन वुमेन्स को सिर्फ ऑनर करने के लिए वो ये डिसीजन लेता है कि मैं इस तरीके से जाऊंगा। एक मेल ये डिसीजन लेता है कि मैं अब इस तरीके से जाऊंगा, जितने भी चीज़ें आप लोगों ने झेली हैं, सही हैं, वो सब कुछ अपने ऊपर लूँगा, और आपको इस कर्ज से, इस विडंबना से जो आपके साथ में घटित हुई है, उससे फ्री करते हुए आगे लेकर जाऊंगा। ऐसा भी होता है। तो ये सोल तो बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसी सोल वाकई बहुत स्ट्रांग होती है। कई बार ऐसा होता है कि कभी देखना आप फैमिली में ना कोई एक बच्चा होता है जो एक्चुअली अपने माँ बाप के पास रुक जाता है, बाकी सारे बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, कोई शादी करके बाहर सेटल हो गया, लेकिन एक बच्चा ये डिसाइड करता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूँगा, अगर मैं भी चला गया तो फिर इनकी केयर कौन करेगा। वो सोल ना पूरी परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर आता है कि मैं यहाँ हूँ, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं स्तंभ की तरह सबको संभाल कर रखूँ। ऐसे बच्चों को जनरली हमारी सोसाइटी नकारा कहती है कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ब्रेव सोल होते हैं। उनको डीप बात नहीं पता है, वो बस बाहर का वो देखते हैं। यस, वो उन्हें पता है कि उन्हें अपने पेरेंट्स के लिए ये बर्थ देना है, और वो उनके लिए कर रहे हैं, डेडिकेटेडली कर रहे हैं। अपना करियर, अपनी इच्छाएं सब त्याग के। ओके, अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, बट वो हमने इस मटेरियल वर्ल्ड के कवर करे हैं, लेकिन जो भूत प्रेत की दुनिया होती है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई केस है आपके पास कि जिसमें भूत प्रेत इन्वॉल्व हो एंड उनका पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो। भूत प्रेत का मतलब आपसे एंटिटीज़? हाँ जी, बिल्कुल है ऐसा केस, काफ़ी पुराना है। इनकी रीडिंग हमने की थी, और जब इनकी रीडिंग मैंने की तो मैंने बोला आपके साथ तो 2 शैडोज़ हैं, और उन्होंने कहा मुझे पता है। तो मैंने कहा फिर लाइक उनका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, किसी भी नौकरी से उनको 2 से 3 साल में निकाल दिया जाता है, और ये एंटिटीज़ उनको ना सोने देती है, ना बैठने देती है, ना जीने देती है। तो वो सिवियर था, उनको हेडेक है, क्योंकि पूरे टाइम आपके ऊपर शैडोज़ हैं, एंटिटीज़ हैं, तो वो आपको थोड़ा वैसे भी फिजिकली भी वीक कर देंगी, मेंटली भी वीक कर देंगी। जब उनके पास में देखा तो हमने देखा कि ये तांत्रिक रहे हैं अपने पास्ट में। और इन्होंने कई ऐसे एंटिटीज़ को कैद किया था अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। अब वो तो वहाँ से निकल कर यहाँ पर आ गए, लेकिन जो कैद की हुई थी एंटिटीज़, वो उनमें से 2 एंटिटीज़ इनके साथ में अभी भी है शैडो रूप में। अच्छा, ओके। सो जैसे आप कह रहे हैं कि वो पास्ट लाइफ में तांत्रिक थे, तो इस जन्म में भी क्या कुछ तंत्र से रिलेटेड? इस जन्म में उनको बहुत इंटरेस्ट है तंत्र में, मेडिटेशन करते हैं,
और वो एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, सब कुछ करते हैं, तंत्र में भी इंटरेस्ट है। लेकिन फैमिली, क्योंकि जब वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे अपने प्रीवियस बर्थ में, तब फैमिली ने उन्हें छोड़ दिया था, हटा दिया था घर से कि हम ये एंटरटेन नहीं करेंगे आपके साथ। तो वो सिर्फ अपने फैमिली के प्रति जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। वो एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है फैमिली की तरफ से, इस बर्थ में भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कभी भी हमें छोड़कर इन गतिविधियों की तरफ दोबारा जा सकता है। ओके। तो एक्सेप्टेंस अभी भी फैमिली से नहीं है, लेकिन अब वो सिर्फ फैमिली को ये दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कि मैंने अपनी राह बदल ली है। वो कॉर्पोरेट नौकरी करते हैं लेकिन किसी में टिक नहीं पा रहे, 2 से 3 साल करते हैं और नौकरी अपने आप छूट जाती है। अब उनको करना यहाँ पर ये था कि यही जो तंत्र, जो विद्या उन्होंने सिद्ध की हुई थी, आज भी ये सिद्ध होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सोल होती है उनको ट्रैप किया जाता है और एनर्जीज बढ़ाई जाती हैं। उस समय जो उन्होंने किया था वो अपने बेनिफिट के लिए किया था। अब जो उन्हें सीखना है, तंत्र नहीं, कोई भी ऐसी विद्या जिसमें वो लोगों का कल्याण कर सके। और जैसे जैसे वो करना स्टार्ट करते हैं, ये जो शैडोज़ हैं अपने आप चली जाएंगी। तो उनके रीडिंग में भी उनसे हमने रिलीज़ करवाया, रिलीज़ हुआ भी। उसके बाद उन्होंने सीखा, और ताज्जुब की बात है कि उन्होंने मुझसे ही सीखा। उसके बाद कई तरह के कोर्सेज किए और अब वो कर रहे हैं प्रोफेशनली, फाइनेंशियली भी ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं। और ये जो प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज उनके एंटिटीज़ के कारण चल रहा था, इससे भी वो धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। तो इट मीन्स पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना बहुत, अब मुझे पता लगा है कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे आई थिंक ट्रॉमाज हैं जो कहीं स्टोर्ड हो रखे हैं, हमें पता भी नहीं है, जो हमें पता होने चाहिए। आपके बॉडी में अगर कहीं तकलीफ़ है तो वो आपका कोई स्टोर्ड इमोशन या ट्रॉमा के कारण ही है, जो ज़रूरी नहीं है आप इसी बर्थ से लेकर आए हैं, आप अपने पास बर्थ से लेकर आए हैं। ओके। मतलब यकीन मानो, अगर आपको लिवर में भी प्रॉब्लम है ना, तो वो भी आपके एंगर इश्यूज़ के कारण है। ओके, आप यही कह रहे हैं कि हर एक चीज़ का एक रीज़न है। यस। चाहे वो सर में दर्द का इशू है या कुछ भी इशू है। बिल्कुल है। मैं जब ट्रॉमा रिलीज़ करती हूँ, मैं सेशंस लेती हूँ ट्रॉमा रिलीज़ के, तो कई लोगों को जो उसके बाद हेल्थ इश्यूज भी उनके रिजॉल्व हो गए हैं सिर्फ ट्रॉमा रिलीज़ करने से। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे में कनेक्टेड हैं। सी, आप जो भी चीज़ें अपने अंदर फेस करके आ गए हो, अगर आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो जा कहाँ रहा है, आपके अंदर ही जा रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी को ही हार्म करेगा। जी मैम, आज हाँ बस हो गया बस, मैं कर रही हूँ, एंड ही कर रही थी मैं। ओके मैम, आज आपने इतने क्लैरिटी से समझाया है, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो इतने कम वर्ड्स में एंड सिंपल वर्ड्स में इतने डीप टॉपिक्स को समझा पाते हैं, एंड यू आर वन ऑफ दोज। एंड मुझे पर्सनली बहुत सीखने को मिला है आज, बहुत सारे न्यू टॉपिक्स मुझे, मतलब खुद अब मुझे लग रहा है कि मुझे खुद इसके बारे में और रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो क्यूरियोसिटी जगा दी है। एंड नेक्स्ट जब हम पॉडकास्ट जब भी करेंगे तो हम और डीप टॉपिक्स पर बात करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा है, एंड आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको पार्ट 2 कब चाहिए। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला। थैंक यू। थैंक यू।